परस पत्थर। लेखक राजशेखर बसु। परेश बाबू को एक परस पत्थर मिला है। कब मिला, कहाँ मिला, कैसे वहाँ आया और मिलते हैं या नहीं, इन सब बातों की खोज में आपको क्या ज़रूरत। जो कह रहा हूँ सुनते जाइए। परेश बाबू मध्यम वर्ग के अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। पैतृक घर में रहते हैं, वकालत करते हैं। कमाई ज़्यादा नहीं है, किसी तरह गृहस्थी चल रही है। एक दिन अदालत से घर लौटते समय उन्हें रास्ते में पत्थर की कंकड़ी मिली। चीज क्या है ये बेशक वो पहचान नहीं पाए थे। थोड़ा अलग तरह का पत्थर देखकर रास्ते के एक किनारे से उठाया और जेब में रख लिया। घर आकर अपने ऑफिस के कमरे का ताला खोलने के लिए जेब से चाबी निकाली तो देखा उसका रंग पीला है। परेश बाबू आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, घर की चाबी तो लोहे की थी, पीतल की कैसे हो गई? शायद चाबी किसी दिन खो गई होगी। पत्नी ने उन्हें बताया बिना चाबी वाले को बुलाकर ये पीतल की चाबी बनवा ली होगी। इतने दिनों तक परेश बाबू की नजर इस पर नहीं पड़ी। परेश बाबू कमरे में घुसे और बटुए के अलावा जेब का सारा सामान टेबल पर उलट दिया। उसके बाद ऊपर की मंजिल पर चले गए। चाबी की बात उन्हें याद नहीं रही। जलपान और लगभग 1 घंटे के आराम के बाद वो मुकदमे के कागजात देखने के लिए फिर से नीचे के कमरे में आए और रोशनी जलाई। सबसे पहले पत्थर पर नजर पड़ी। काफी गोल मटोल चमकीला कंकर। कल सुबह अपने छोटे बेटे को दे देंगे, वो गोली खेलेगा। परेश बाबू ने पत्थर को अपनी टेबल की दराज खींचकर रख दिया। उसमें चाकू, कैंची, पेंसिल, कागज, लिफाफे आदि कई चीजें रखी थी। क्या आश्चर्य, चाकू और कैंची पीले हो गए। परेश बाबू ने पत्थर को अपनी कांच की दवात से छुआया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक शीशे के वजनदार कागज से छुआया, वो पीला हो गया और लगभग 2 गुना वजनदार हो गया। परेश बाबू ने कांपते गले से अपने नौकर को बुलाकर कहा, हरिया, ऊपर से मेरी घड़ी मंगवा ला। हरिया घड़ी लाकर चला गया। निकिल की सस्ती कलाई घड़ी थी जिसमें चमड़े का पट्टा लगा था। पत्थर छूते ही घड़ी और पट्टे का बकल बक्सुआ सोना हो गया। उसी पल घड़ी बंद हो गई, क्योंकि स्प्रिंग भी सोना हो गई। उसमें अब ताकत नहीं थी। परेश बाबू कुछ देर हक्के बक्के रहे। धीरे धीरे उन्हें ज्ञान हुआ कि उन्हें अति दुर्लभ परस पत्थर मिला है, जिसे छूने से सभी धातुएं सोना हो जाती हैं। जय माँ काली, इतनी दया क्यों माँ? हरि, तुम ही सत्य हो, तुम ही सत्य हो। ये कैसी लीला रच रहे हो बाबा? कहीं सपना तो नहीं देख रहा? परेश बाबू ने अपनी बाएं हाथ में एक जोरदार चुटकी काटी, फिर भी नींद नहीं टूटी, इसलिए ये सपना नहीं था। उनका सिर घूमने लगा, सीना धड़कने लगा। शकुंतला की तरह उन्होंने सीने पर हाथ रखकर कहा, हृदय शांत हो। अगर अभी ही हिम्मत हार गया तो इस देवता के दान, कुबेर के ऐश्वर्य को भोगेगा कौन? परेश बाबू ने सुना था एक सज्जन को लॉटरी में 4 लाख रुपए मिले। सुनकर वो खुशी से ऐसी छलांग मारे थे कि छत की कड़ी लकड़ी की बीम से लगकर उनका सिर फट गया था। परेश बाबू ने अपने सिर को दोनों हाथों से दबाए रखा, कहीं वो खुशी में कूद न पड़े। अत्यधिक दुख की तरह अत्यधिक आनंद भी धीरे धीरे आदत बन जाता है। परेश बाबू जल्द ही सामान्य हुए और उसके बाद क्या करेंगे ये सोचने लगे। अचानक शोर मचना अच्छा नहीं है। कौन दुश्मन क्या बाधा देगा, कहा नहीं जा सकता। अभी सिर्फ अपनी पत्नी गिरिबाला को बताएंगे, लेकिन औरतों के पेट में बात नहीं रहती। परेश बाबू ऊपर की मंजिल पर गए और धीरे धीरे आदत डलवाते हुए पत्नी को अपने महान सौभाग्य की खबर बताई और 33 करोड़ देवताओं की कसम देकर कहा, खबरदार, कहीं बात फैल न जाए। पत्नी को सावधान किया जरूर, लेकिन परेश बाबू खुद ही थोड़ा असावधान हो गए। उन्होंने सोने के कमरे की एक लोहे की कड़ी पर परस पत्थर छुआया। कड़ी सोना होने के कारण नरम हो गई और छत धंस गई। घर में घड़े, कटोरे, थालियां, बाल्टियां, जो कुछ भी थे सब सोना कर डाले। लोग देखकर हैरान होकर सोचने लगे, इन सब चीजों पर सोने की परत क्यों चढ़ाई गई? बेटा, बेटी, रिश्तेदार, दोस्त तरह तरह के सवाल करने लगे। परेश बाबू ने झिड़क कर कहा, जाओ जाओ, तंग मत करो, मैं जो भी करूं तुम्हें क्या मतलब? सवालों की भरमार से परेशान होकर परेश बाबू ने लोगों से मेलजोल लगभग बंद कर दिया। सभी ने मान लिया कि उनका दिमाग खराब हो गया। इसके बाद परेश बाबू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जल्दी करने से खतरा हो सकता है। कुछ सोना बेचकर नोट लिए और बैंक में जमा किए। कंपनियों के कागजात और तरह तरह के शेयर भी खरीदे। बालीगंज में 20 बीघा जमीन पर विशाल घर और कारखाना बनवाया। ईंट, सीमेंट, लोहा, किसी चीज की कमी नहीं हुई, क्योंकि अधिकारियों को वश करना उनके लिए बहुत आसान था। एक जगह ढेर सारे जंग लगे टूटे फूटे मोटर के लोहे के टुकड़े पड़े थे।
उन्होंने पूछा, क्या दाम है? लोहे का मालिक बिल्कुल निस्वार्थ बोला, कचरा उठा ले जाइए बाबू, गाड़ी का किराया नहीं दे पाऊंगा। परेश बाबू रोज 10-20 मन उठवाकर लाने लगे। खास कमरे में छिपकर परस पत्थर छुआते और तुरंत सोना हो जाता। 10 गुरखा चौकीदार और 5 बुलडॉग कारखाने का फाटक पहरा देते थे। बिना हुक्म के कोई अंदर नहीं घुस पाता था। सोना बनाना और बेचना सबसे सीधा काम है, लेकिन भारी मात्रा में उत्पादन करने के लिए अकेले नहीं किया जा सकता। परेश बाबू ने अखबार में विज्ञापन दिया और कई आवेदन खारिज करके हाल ही में एमएससी पास प्रियतोष हेनरी विश्वास को 150 रुपये में बहाल किया। उसके रिश्तेदार खास कोई नहीं थे, वो परेश बाबू के कारखाने में ही रहने लगा। प्रियतोष सुबह के काम, स्नान, भोजन आदि के लिए रोजाना 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लेता। 7 घंटे सोता है, 8 घंटे कारखाने का काम करता है, बाकी 8 घंटे वो अपनी कॉलेज की सहपाठी हिंदोला मजूमदार को उद्देश्य करके लंबी लंबी कविताएं और प्रेम पत्र लिखता है और हरदम चाय और सिगरेट पीता है। अति उत्तम लड़का, किसी से मिलता जुलता नहीं, रविवार को चर्च भी नहीं जाता, किसी भी विषय में जिज्ञासा नहीं है, कभी जानना नहीं चाहता कि इतना सोना आता कहाँ से है। परेश बाबू मानते हैं उन्होंने परस पत्थर के अलावा एक और रत्न पाया है, ये प्रियतोष छोकरा। वो बिजली की भट्टी में बड़े बड़े मूस में सोना गलाता है और मोटे मोटे ईंट बनाता है। परेश बाबू उसे एक मारवाड़ी सिंडिकेट को बेचते हैं और बैंक खाते में उनकी जमा राशि का अंक पर अंक बढ़ता रहता है। परेश बाबू की पत्नी के पास अब ऐश्वर्य की सीमा नहीं है। गहने पहन पहनकर उनके पूरे शरीर में दर्द हो गया है, सोने से घिन हो गई है। वो सिर्फ दोनों हाथों में शंख की चूड़ियां और गले में रुद्राक्ष धारण करने लगी। लेकिन परेश बाबू की गतिविधियां ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रहीं। बंगाल सरकार के आदेश पर पुलिस के लोग पीछे लग गए। वे आसानी से वश में आ गए क्योंकि राम राज्य के रीति रिवाज अभी भी उन्हें सीखने नहीं मिले थे। 10-20 भर सोना पाते ही वो शांत हो गए। वैज्ञानिकों की टीम ने खाना पीना छोड़कर तरह तरह की अटकलें लगाने शुरू कर दी। अगर वे 200 वर्ष पहले जन्मे होते तो आसानी से समझ जाते कि परेश बाबू को परस पत्थर मिला है, लेकिन आधुनिक विज्ञान में परस पत्थर का कोई स्थान नहीं है। अतः उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परेश बाबू ने किसी तरह परमाणु तोड़ने वाली मशीन खड़ी कर दी है और टूटे हुए परमाणु के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर सोना बना रहे हैं, जैसे फटे कपड़ों से गुदड़ी बनाई जाती है। मुश्किल ये है कि परेश बाबू को चिट्ठी लिखने पर उत्तर नहीं मिलता और प्रियतोष तो मूर्ख ही कहा जा सकता है। जबरदस्ती पीछा करने पर कहता है, मैं सिर्फ सोना गलाता हूं, कहाँ से आता है ये मैं नहीं जानता। विदेशों के वैज्ञानिकों ने पहले परेश बाबू के मामले को अफवाह मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन आखिरकार वे भी परेशान हो उठे। विशेषज्ञों की सलाह से घबराकर भारत सरकार ने तय किया कि परेश बाबू एक खतरनाक व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि परेश बाबू कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करने और उनके कारखाने को जब्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का प्रस्ताव भी उठा, लेकिन शक्तिशाली देसी विदेशी लोगों के विरोध के कारण वो नहीं हो पाया। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस आदि देशों के भारत स्थित दूत परेश बाबू पर कड़ी नजर रखते हैं, उन्हें बार बार डिनर का न्योता देते हैं। परेश बाबू चुपचाप खाकर चले जाते हैं, बीच बीच में येस नो बोल देते हैं, लेकिन उनके पेट की बात कोई निकाल नहीं पाता, शैंपेन पिलाकर भी नहीं। बंगाल देश के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें सलाह दी, राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना रहस्य पूरी तरह से हम कुछ लोगों को बता दीजिए। कुछ कम्युनिस्टों ने उनसे कहा, खबरदार, किसी की बात मत सुनिएगा महाशय, जो कर रहे हैं करते जाइए, उसी से दुनिया का कल्याण होगा। रिश्तेदार, दोस्त और खुशामदी यानी चापलूसों की टोली लगातार बढ़ रही है। परेश बाबू उन्हें यथोचित पुरस्कार यानी पारितोषिक दे रहे हैं, फिर भी कोई खुश नहीं हो रहा। दुश्मनों का दल किन कर्तव्य विमूढ़ होकर चुपचाप बैठा है। ऐश्वर्य बढ़ने पर भी परेश बाबू ने अपनी रहन सहन यानी चाल ज्यादा नहीं बढ़ाई है। उनकी पत्नी भी पुराने जमाने की महिला है, पैसे उड़ाने का ढंग नहीं जानती। फिर भी परेश बाबू का नाम अब विश्व विख्यात है। वो कहते हैं कि वे 4 निजामों को पाल सकते हैं। वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, ये यूरोप और अमेरिका के समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में छपता है। हाल ही में देश विदेश से प्रेम पत्र आने शुरू हो गए हैं। सुंदरियां अपनी अपनी तस्वीरें भेजकर और गुण वर्णन करके लिख रही हैं, प्रिय महोदय, डियरेस्ट सर, आपकी पुरानी परी पत्नी रहें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप तो उदार प्रकृति हिंदू हैं,
मुझे शुद्धि करके अपने हरम में भर्ती कर लीजिए, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। इस तरह के पत्र रोज ढेर सारे आ रहे हैं और गिरिबाला झपट कर छीन लेती है। उन्होंने एक मेम अंग्रेजी महिला सेक्रेटरी रखी है। वो रोजाना पत्रों का अनुवाद सुनाती है और गिरिबाला के आदेश से जवाब लिखती है। गिरिबाला गुस्से में आकर बहुत कड़ी बातें बोल देती हैं, लेकिन मेम के विद्या कम है। वो सिर्फ एक बात लिखती है, डैम, यानी दूर हट मुझली, तुझे गले में देने के लिए रस्सी नहीं मिलती क्या। यूरोप के 10 नामी गिरामी वैज्ञानिकों ने पत्र लिखकर सूचित किया है कि अगर परेश बाबू सोने का रहस्य प्रकट करते हैं तो वे कोशिश करेंगे ताकि उन्हें रसायन विज्ञान, भौतिकी और शांति, इन तीनों विषयों के लिए नोबेल पुरस्कार एक साथ मिल जाए। ये पत्र भी परेश बाबू की पत्नी ने प्रेम पत्र समझकर मेम के माध्यम से जवाब दिया, डैम। परेश बाबू सोने का भाव लगातार कम कर रहे हैं। बाजार में 115 रुपये प्रति भर से 7 रुपये 10 आना, यानी 115 रुपये प्रति तोले से 7 रुपये 10 आने तक गिर गया है। ब्रिटिश सरकार ने सस्ते में सोना खरीदकर अमेरिका का डॉलर कर्ज चुका दिया है। अमेरिका बहुत नाराज हो गया है, लेकिन आपत्ति करने का सही कारण तय नहीं कर पा रहा है। भारत के स्टर्लिंग बैलेंस को भी ब्रिटेन एक एक कौड़ी चुकाना चाहता था, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, हमने तुम्हें सोना उधार नहीं दिया था, न ही डॉलर दिया था। जंग के वक्त सामान की आपूर्ति की थी, उस कर्ज को तुम्हें सामान से ही चुकाना होगा। अर्थव्यवस्था और राजनीति के धुरंधर तेज तरार लोग चिंता में परेशान हो गए हैं। कोई समाधान नहीं मिल रहा है। अगर ये सत्य, त्रेता या द्वापर युग होगा तो वे तपस्या करके ब्रह्मा, विष्णु या महेश्वर की सहायता से परेश बाबू को सबक सिखा देते, लेकिन अब ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। कुछ पंडित कह रहे हैं प्लैटिनम और चांदी चलाओ। दूसरे पंडितों ने कहा वो भी शायद सस्ते में तैयार हो जाएगा। रेडियम या यूरेनियम को मानक बनाया जाए, या प्राचीन काल के समान विनिमय प्रथा से लेन देन चले। चर्चिल को और संभालना मुश्किल हो रहा है। वो भड़क कर कह रहे हैं, हम कॉमनवेल्थ का सर्वनाश नहीं होने देंगे। यूएनओ के पास शिकायत करके समय भी बर्बाद नहीं करेंगे। भारत में फिर से ब्रिटिश शासन स्थापित हो और हमारी सेना जाकर उस परेश को पकड़ लाए। उसे आयल ऑफ वाइट में नजरबंद रखा जाए। वहां वो जितना चाहे सोना बनाए, लेकिन वो सोना एम्पायर सोना, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की संपत्ति है। हम ही उसका वितरण करेंगे। बर्नार्ड शॉ ने कहा है, सोना एक बेकार धातु है। उससे न हल, न हसिया, न कुल्हाड़ी, न बॉयलर का इंजन, कुछ भी नहीं बनता। परेश बाबू ने सोने का झूठा रुतबा नष्ट करके अच्छा किया है। अब वो कोशिश करें ताकि सोने को इस्पात जैसा सख्त किया जा सके। सोने का उस तरह मिलते ही मैं दाढ़ी बनाऊंगा। रूस के एक प्रवक्ता ने परेश बाबू को लिखा है, महाशय, हम आपको परम आदर के साथ आमंत्रित करते हैं। हमारे देश में आकर बसिए। खूबसूरत जगह है। यहाँ गोरे और काले में कोई भेद नहीं है। आपको सिर का मुकुट बनाकर रखेंगे। दैव योग से आपको आश्चर्यजनक शक्ति मिली है, लेकिन माफ़ करेंगे, आपकी बुद्धि वैसी नहीं है। आप सोना बनाना तो जानते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं जानते। हम आपको सिखा देंगे। अगर आपकी राजनीतिक उच्चाकांक्षा है तो आपको सोवियत राष्ट्रमंडल का राष्ट्रपति बनाया जाएगा। मॉस्को शहर में 100 एकड़ जमीन पर एक सुंदर महल आपके निवास के लिए देंगे, और अगर एकांत चाहते हैं तो साइबेरिया में रहेंगे। एक पूरा शहर आपको देंगे। शानदार देश है, आपके शास्त्रों में जिसका नाम उत्तर कुरु है। यह पत्र भी गिरिबाला ने प्रेम पत्र मानकर जवाब दिया, डैम। परेश बाबू सोने का भाव लगातार कम कर रहे हैं। अब 4.5 आना प्रति भर। पूरी दुनिया में खनिज सोना प्रतिवर्ष अंदाजन 20,000 मन उत्पन्न होता है। अब परेश बाबू अकेले साल में लाखों मन पैदा कर रहे हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड गिरावट में चला गया है। सब देशों में भयानक मुद्रास्फीति है। नोट और धातु मुद्रा कोड़ियों के समान हो गए हैं। मजदूरी और वेतन कई गुना बढ़ने पर भी लोगों की तकलीफ दूर नहीं हो रही। चीजें आग के मोल की हैं। चारों तरफ हाहाकार मच गया है। जनता का आक्रोश और निराशा। अलग अलग दलों के 10 लोग अनशन करते हुए मौत की कसम खाकर परेश बाबू के फाटक के सामने लेट गए हैं। बीच बीच में उन्हें बेनामी यानी बिना नाम के पत्र मिल रहे हैं। तुम जगत के शत्रु हो, तुम्हें मार डालेंगे। परेश बाबू को भी ऐश्वर्य से अरुचि हो गई है। गिरिबाला रोना धोना शुरू कर चुकी हैं। बस यही कह रही हैं, अगर शांति से रह नहीं सकते तो धन दौलत लेकर क्या होगा। सर्वनाशी पत्थर को विदा करो। सारा सोना गंगा में फेंककर काशीवास करने चलो। परेश बाबू ने मन पक्का कर लिया।
सुबह होते ही प्रियतोष को सोना बनाने का रहस्य बता दिया। प्रियतोष निर्लिप्त रहा। परेश बाबू ने उसे परस पत्थर देकर कहा, इसे आज ही खत्म कर डालो, जलाकर, एसिड में गलाकर या किसी और तरीके से हो सके। प्रियतोष बोला, ठीक है। शाम को एक चौकीदार दौड़कर परेश बाबू के पास आया और बोला, जल्दी आइए, हजर बिस्वास साहब पागल हो गए हैं, आपको बुला रहे हैं। परेश बाबू जल्दी से जाकर देखा तो प्रियतोष अपने सोने के कमरे में चारपाई पर लेटा रो रहा है। परेश बाबू ने पूछा, क्या बात है? प्रियतोष ने उत्तर दिया, ये चिट्ठी पढ़कर देखिए सर। परेश बाबू ने पढ़ा, प्रिय है प्रिय, विदा। पिताजी राजी नहीं हैं, उन्हें तरह तरह की आपत्तियां हैं। तुम्हारे पास रहन सहन का कोई ठिकाना नहीं है, तुम दूसरों के घर में रहते हो, सिर्फ 150 रुपए तनख्वाह पाते हो, ऊपर से फिर जाति से ईसाई हो, ऊपर से मुझसे 1 साल छोटे हो। उन्होंने कहा, शादी हो ही नहीं सकती। और एक खबर सुनो, गुंजन घोष का नाम सुना है? शानदार गाता है, सुंदर चेहरा, घुंघराले बाल, सिविल सप्लाई में 600 रुपए तनख्वाह पाता है। पिताजी का इकलौता बेटा है। पिताजी ठेकेदारी करके लाखों क्या करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। उसी गुंजन के साथ मेरी शादी तय हो गई है। दुख मत करना मेरे प्यारे। बकुल मल्लिक को जानती हो? मुझसे 3 साल जूनियर, डायोसिसिन में साथ पढ़ी हैं। वो मेरे सामने कहीं नहीं टिकती। जो हो, ऐसी लड़की हजारों में एक मिलेगी। बकुल को पटा लो, तुम सुखी होगे। प्रिय डार्लिंग, ये मेरा अंतिम प्रेम पत्र है। कल से तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी स्नेहमयी दीदी। इति। आज तक तुम्हारी ही, हिंदोला। चिट्ठी पढ़कर परेश बाबू बोले, तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो। हिंदोला खुद ही पीछे हट रही है। ये तो बहुत खुशी की खबर है, इसमें दुख किस बात का? तुम्हें अब काली घाट में पूजा देने की जरूरत नहीं है। चाहो तो चर्च में 2 मोमबत्तियां जला देना। चलो अब उठो, आंख मुंह धो लो, चाय और कुछ लुचियां खाकर आओ। हाँ, एक जरूरी बात, पत्थर का कुछ कर पाए? प्रियतोष ने दयनीय स्वर में कहा, निगल लिया सर, ये जान अब नहीं रखूंगा। आपका पत्थर मेरे साथ ही कब्र में जाएगा। ओह, इतने दिनों के प्यार के बाद अब गुंजन घोष। परेश बाबू ने हैरान होकर कहा, पत्थर निगल क्यों लिया? जहर है क्या? प्रियतोष ने कहा, संरचना तो पता नहीं है सर, लेकिन लगता है वो जहर है। अगर जहर नहीं भी हुआ, अगर आज रात तक नहीं मरा, तो कल सुबह जरूर 10 ग्राम पोटाश साइनाइड खाऊंगा। मैंने तौल कर रखा है। आप फिक्र मत कीजिए सर, आपका पत्थर मेरे साथ ही कब्र में दफन रहेगा उस न्याय के दिन तक। परेश बाबू ने कहा, अच्छा पागल आदमी से पाला पड़ा है। ये सब बुरे विचार छोड़ो, मैं कोशिश करूंगा ताकि हिंदोला से तुम्हारी शादी हो। उसका बाप जगाई मजुमदार मेरा बचपन का दोस्त है, चालाक आदमी है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से दहेज यानी यौतुक दिखाऊंगा। वो सुनकर शायद वो लड़की देने को राजी हो जाए। लेकिन तुम जो ईसाई हो? प्रियतोष ने हिंदू बन जाऊंगा सर। इसे ही तो प्रेम कहते हैं। अब उठो, डॉक्टर चैटर्जी के पास चलो, पत्थर को तो पेट से बाहर निकालना होगा। परेश बाबू ने बताया कि प्रियतोष ने अनजाने में एक पत्थर की कंकड़ी निगल ली है। डॉक्टर की सलाह पर अगले दिन एक्सरे फोटो लिया गया। वो देखकर डॉक्टर चैटर्जी बोले, ऐसा मामला देखने को नहीं मिलता। कल ही मैं लैंसेट में रिपोर्ट भेजूंगा। इस लड़के की आरोही बृहदांत्र के पास से एक छोटा सा अल्प विराम निकला है, उसी में पत्थर फंसा हुआ है। शायद अपने आप ही उतर जाए। अभी जैसा है रहने दो, खास कोई नुकसान नहीं होगा। अगर खराब लक्षण दिखाई दिए तो पेट चीर कर बाहर निकाल देंगे। परेश बाबू का पत्र पाकर जगाई मजूमदार जल्दी से मिलने आए और बातचीत के बाद दौड़कर अपनी बेटी से कहा, अरे दोला, प्रियतोष हिंदू बनने को राजी हो गया है, उसी से शादी कर, देर नहीं। उसकी शुद्धि धार्मिक संस्कार आज ही हो जाए, कल शादी होगी। हिंडोला आसमान से गिरी और बोली, क्या कह रहे हो पिताजी? परसों कहा था गुंजन घोष और आज फिर कह रहे हो प्रियतोष। ये देखो, गुंजन ने मुझे कैसी हीरे की अंगूठी दी है। बेचारा क्या सोचेगा? तुमने उसे वचन दिया है, मैंने भी दिया है, उसका उल्लंघन खिलाफ नहीं हो सकता। गुंजन के सामने क्या प्रियतोष, कहाँ 2 चीजें? जगाए मजूमदार बोले, जाजा, तू तो सब समझती है। प्रियतोष अब हिरण्यगर्भ हो गया है, उसकी पेट में सोने की खान है। जब होना होगा तब वो कभी ना कभी निकल ही जाएगा, तब वो परस पत्थर तेरे ही हाथ आएगा। परेश बाबू, वो उसे अब नहीं लेंगे। प्रियतोष को दहेज दे दिया है, वापस कर दे वो हीरे की अंगूठी। वैसी हजारों अंगूठियां प्रियतोष तुझे दे सकता है। ऐसे सुपात्र के आगे कहाँ टिकता है तेरा गुंजन घोष और उसका ठेकेदार बाप। और एक शब्द नहीं, प्रियतोष से ही शादी कर।
हिंदोला अश्रु सजल आंसू से भरा गला लिए रोकर हिंदोला बोली, मूर्ख, उसी से तो प्यार करती थी। लेकिन बॉन्ड जो। जगाई मजुमदार अंतिम टिप्पणी। जगाई बाबू बोले, अरे मूर्ख ना होता तो तुझसे शादी क्यों करना चाहता? जिसके पेट में परस पत्थर है वो तो चाहे तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी कर सकता है। नरेटर। विवाह। प्रियोतोष हेनरी विश्वास के मन में जरा भी अभिमान नहीं है। उसका शुद्धि हुआ, 1 सेर वनस्पति घी से होम हुआ, 5 ब्राह्मण ने लूची छोंका सब्जी दही और बूंदी खाया। उसके बाद शुभ लग्न में हिंदोला प्रियोतोष की शादी हो गई। लेकिन जगाई बाबू और उनकी बेटी की मनोकामना पूरी नहीं हुई, पत्थर नहीं निकला। कुछ दिन बाद एक अद्भुत बात देखने को मिली। परेश बाबू का बनाया सारा सोना धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। लगभग 1 महीने बाद जहां जितना था सब लोहा हो गया। व्याख्या बहुत सीधी है। सब जानते हैं कि असफल प्रेम से स्वास्थ्य जैसे बिगड़ जाता है, सफल प्रेम से वैसे ही तेजी आती है। शरीर के सारे अंग फटाफट काम करते हैं, यानी चयापचय बढ़ जाता है। प्रियतोष ने 1 महीने के अंदर पत्थर को पचा लिया है। एक्सरे में उसका कण मात्र भी दिखाई नहीं देता। पत्थर के गायब होते ही परेश बाबू का सारा सोना पहले जैसा हो गया। हिंदोला और उसके पिता बहुत भड़क गए हैं। कह रहे हैं प्रियतोष झूठा है, ठग है, धोखेबाज है। धोखे में विश्वास करके उन्होंने इतने दिन व्यर्थ ही उस ईसाई के मैले कुचैले के साथ वक्त बर्बाद किया। लेकिन परस पत्थर पचाकर प्रियतोष को अब ज्ञान मिल गया है। उसकी बुद्धि भी बढ़ गई है। पत्नी और ससुर की बातों की तीरों को वो जरा भी परवाह नहीं करता। यहाँ तक कि हिंदोला अगर कहे मैं तुम्हें तलाक दूंगी, फिर भी वो साइनाइड नहीं खाएगा। वो समझ गया है कि सेंट फ्रांसिस और परमहंस देव खरी बात कह गए हैं। स्त्री और धन दोनों बेकार हैं, लोहे की तुलना कोई नहीं। अब वो परेश बाबू का नया लोहे का कारखाना चला रहा है। रोज 50 टन तरह तरह का माल ढाल रहा है और बहुत खुश है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।